सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। दोस्तों, सीटेट 2022 की जो परीक्षा है ये संभवतः दिसंबर में होने जा रही है। मैं आपको आज से लगभग हर एक दिन 2 दिन के अंतराल पर आपको CDP के 30 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उनको सॉल्व करवाने जा रहा हूं। वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आइए बिना टाइम बर्बाद किए हम आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, आज का जो हमारा ये जो सेट है 30 क्वेश्चन का, ये 18 नवंबर 2012 का सेट है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय खाली स्थान के सही अनुपात में होना चाहिए। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श समय क्या होना चाहिए, किस अनुपात में होना चाहिए? और हमारे ऑप्शन है, पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, तीसरा है पाठ्यचर्या के प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, चौथा है प्रश्न की कठिनाई स्तर। बिल्कुल ये बात तो सही है कि प्रश्न की कठिनाई का स्तर हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि प्रश्न जितना कठिन होगा उसको सॉल्व करने में उतना अधिक समय लगता है। तो जो एक आदर्श प्रतीक्षा समय होता है वो उसका जो अनुपात होना चाहिए वो प्रश्न की कठिनाई स्तर के अनुपात में होना चाहिए। इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा दोस्तों चौथा। ठीक है, पहला क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये आपके CDP के 30 प्रश्न आएंगे और 30 में से 30 प्रश्न हम रोज के रोज सॉल्व करने जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न खाली स्थान का एक उदाहरण है। दोस्तों, इसको ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार का जो प्रश्न होगा ये उच्च स्तरीय अपसारी, देखिए यहाँ पे 2 टर्म आएंगे आपके पास, अपसारी और अभिसारी। हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें किसी विद्यालय या शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाता है तो हम किस प्रकार का उदाहरण पेश करेंगे? उच्च स्तरीय अपसारी। ठीक है, इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? दूसरे का चौथा, उच्च स्तरीय अपसारी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, सीखने खाली स्थान आकलन और अनुदेशन के बीच खाली स्थान के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 खाली स्थान दिए हुए हैं, सीखने खाली स्थान आकलन। तो सीखने का भी हो सकता है, सीखने के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच, ठीक है, संबंधों के दृढ़ीकरण। बोलते हैं ना, किसी भी चीज का संबंध कैसा हो तो मजबूत हो, सुदृढ़ हो, होता है ना। तो संबंध कैसा होता है? मजबूत होता है और सुदृढ़ करने के लिए। तो यहां से आप एक लिंक जोड़ सकते हैं कि हम क्या मजबूत करते हैं? संबंध मजबूत करते हैं, संबंध को सुदृढ़ करते हैं। और संबंध वाला ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 की ओर बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा दोस्तों, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, पहला ऑप्शन दिया है, का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है, के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी जो होगा इसके लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। ध्यान रखना है, एक वैज्ञानिक हैं या JP गिलफोर्ड। ठीक है, JP गिलफोर्ड जी की जो बुद्धि संरचना का सिद्धांत है ये व्यापक शब्द को समर्थित करता है या इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द जो है दोस्तों ये JP गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का जो सिद्धांत है, मॉडल है, ये उसको सपोर्ट करता है। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 5 का सही उत्तर हो जाएगा पहला, JP गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। प्रश्न क्रमांक 6 की बात करते हैं।
कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को खाली स्थान करते हैं, यह सीखने के वातावरण खाली स्थान। तो कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं, ठीक है, यह सीखने के वातावरण को शुद्ध करता है। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 4 में से सही, वो पहला ऑप्शन हो जाएगा। कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं, यह सीखने के वातावरण को शुद्ध बनाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। 7 बोलता है, दोस्तों, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है? हम उपलब्धि मतलब अचीवमेंट से क्या समझते हैं? सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति। देखिए, हम सफल कब होते हैं, हमें उपलब्धि कब मिलती है? जब हम कठिन से भी कठिन कार्य को डटकर करते रहते हैं। बोलते हैं ना कि जब सक्सेस कब मिलता है, जब आप लगातार हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, तब आपको सक्सेस मिलती है। इसी प्रकार से कोई भी कठिन से कठिन चुनौतीपूर्ण कार्य रहेगा, जब तक हम उसको डट करके करेंगे नहीं, तब तक हमें उपलब्धि हासिल नहीं होगी। इस प्रकार उपलब्धि की प्रेरणा जो हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि, देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। समझिएगा एक बात को, कभी भी अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट मिले जहां पे पुरुषों को बहुत ऊपर दिखाया जाए, महिलाओं को नीचे दिखाया जाए, तो याद रखिएगा यह हमारी रूढ़िवादी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। जैसे हम आज की डेट में कहते हैं कि संविधान ने हम सबको बराबर अधिकार दिए हैं, ठीक है, जिस प्रकार महिलाएं भी पुरुष के समान कार्य कर सकती हैं, ठीक है, हर जगह महिलाओं और पुरुषों में कोई भावभेद नहीं किया गया है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। तो अगर इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है तो आपका ये हमारी रूढ़िवादी मानसिकता को दर्शाता है। और इस प्रकार 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर क्रमांक ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। सीबीएसई द्वारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना ग्रुप एक्टिविटी का एक सशक्त साधन है। तो सीबीएसई ग्रुप एक्टिविटीज क्यों करवा रही है? रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने के लिए? बिल्कुल नहीं। अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, शिक्षकों के भार को हल्का करने। तो भैया शिक्षक के भार को तो हल्का करने के लिए बिल्कुल नहीं है, रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने के लिए भी नहीं है, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने के लिए भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के लिए, ताकि बच्चे जो हैं वो समझें कैसे हमको हमारे सोसाइटी से जुड़ना है, कैसे हमें हमारे सोसाइटी के लिए एक अच्छा इंसान बनना है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण खालिस्तान परीक्षण का उदाहरण है। इसको आपको ध्यान रखना होगा। रेवन एक वैज्ञानिक है। रेवन के प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण जो है ये संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का उदाहरण है। कुछ पॉइंट आपको सीडीपी में ऐसे याद रखने हैं, कुछ आपको कॉमन सेंस से बनाने हैं और कुछ आपको समझना है और फैक्ट्स को ध्यान में रखना है। तो रेवन एक वैज्ञानिक है, इनका जो संबंध है वो संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक से है। क्लियर हो गया? प्रश्न क्रमांक 11 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो प्रश्न क्रमांक 11 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता और शिक्षण का ज्ञान। इसमें ध्यान रखिएगा, शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता और शिक्षण का ज्ञान, ये तीनों आपके सिद्धांत में शामिल हैं, जबकि आपका जो है ये योजना की दृढ़ता ये शामिल नहीं है। इस प्रकार आपका 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? योजना की दृढ़ता। आइए प्रश्न क्रमांक 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 बोलता है दोस्तों कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। देखिए, राइट टू एजुकेशन आया 2009 में, इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया गया।
इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी ही है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन को काटना सीखते हैं। केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। यह ऑप्शन दोस्तों गलत है। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी, यह भी ऑप्शन इसके लिए सही नहीं है। अब बचता है ऑप्शन 1 और 2। केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, यह भी सही नहीं है। उचित सरकारें, देखिए उचित सरकारें कहने का मतलब है अलग अलग। देखिए केंद्र सरकार ने एक पूरे देश के लिए कानून बना दिया, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009। इसमें हर स्टेट का अपना अपना अधिकार है, वो इसमें कुछ चेंजेस करती है, कुछ बदलाव करती है थोड़े बहुत, और उसी हिसाब से उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए प्रश्न क्रमांक 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। अधिगमकर्ता का स्वनियमन का अर्थ क्या है? विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। देखिए विद्यार्थी अधिगमकर्ता मतलब जो सीख रहा है, वो अपना स्वनियमन का मतलब क्या होगा? स्वनियमन का मतलब ये होगा, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए हमें अपना गोल अचीव करना है या हमें उस दिए गए कार्य को कंप्लीट करना है। हमने एक डिसाइड कर लिया टाइम कि हम रोज सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं बिना आंसर देखे, उसके बाद मैच कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? स्वनियमन हुआ। हम अपने आप को परीक्षित कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा इस हिसाब से इस प्रश्न का, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता ही क्या कहलाती है? स्वनियमन कहलाती है। इस प्रकार 13 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो गया दोस्तों, वो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। प्रश्न क्रमांक 14 बोलता है दोस्तों, मैडम चाय खाती हैं। वाक्य, अब देखिए मैडम चाय खाती हैं, आपको एक स्टेटमेंट दे दिया है। अब बोल रहा है कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है। अर्थ विज्ञान और वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। इसमें सारे ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, ध्यान रखना है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, ये वाक्य विन्यास सही है। क्यों? क्योंकि चाय जरूरी नहीं है, लिखा नहीं है कि वो लिक्विड चाय पी रही है, चाय हो सकता है पत्ती खा रही हो। तो मैडम चाय खाती हैं, ये वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन ये जो अर्थ विज्ञान की दृष्टि से है दोस्तों, ये गलत है। क्लियर हो गया? आइए प्रश्न क्रमांक 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग खाली स्थान की ओर संकेत करता है। देखिए स्कैफोल्डिंग का सिंपल सा अर्थ मैं आपको बताता हूं। स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है दोस्तों, किसी से भी टेम्परेरी ज्ञान लेना, मतलब कम समय के लिए किसी से भी आप कोई चीज सीख रहे हैं, अपने से बड़े बुजुर्ग से, वयस्कों से, वो आपका क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग कहलाता है। इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग जो होता है दोस्तों, वही आपका क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग। आइए प्रश्न क्रमांक 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका 16वां नंबर का जो प्रश्न है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को खाली स्थान के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। मनोसामाजिक पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। इसमें ध्यान रखना है, देखिए ये जो होता है, महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया, ये पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत है। ठीक है, किसका सिद्धांत है? ये पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17 बोलता है, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को बढ़ाता है। क्या करता है? उनकी स्वगरिमा को बढ़ाता है। स्वगरिमा को, एक सेकंड सॉरी, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को खाली स्थान है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को खाली स्थान है। पहला ऑप्शन है घटाता घटाता, घटाता प्रभावित नहीं करता।
ठीक है, बढ़ाता घटाता घटाता बढ़ाता, इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। अब इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय किसके उदाहरण है? पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय या प्रगतिशील विद्यालय? देखिए, एक प्रगतिशील विद्यालय जो अच्छा डेवलप हो रहा है वहीं पे आपको अच्छा लैब देखने को मिलेगा। तो लैब विद्यालय आपका प्रगतिशील विद्यालय से संबंधित हो जाएगा। तो जॉन डीवी द्वारा ही क्या है? समर्थित लैब विद्यालय की बात की गई है। प्रश्न क्रमांक 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 बोलता है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? पहला है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, वैयक्तिकता और विनिमय, अच्छे अंतःवैयक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका पहला है, जो लॉरेंस कोहलबर्ग जो कहते हैं उनके हिसाब से पहला होता है आपका आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, और दूसरा सही होता है व्यक्तिकता और विनिमय। इस प्रकार ए और बी आपके किसमें है? देखिए, ऑप्शन नंबर पहला जो है आपका बी और ए, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रश्न क्रमांक 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। अच्छा, उसके दादाजी आए हैं। बच्चे, आप सही वाक्य नहीं बोल रहे। देखिए, इसमें पहला और चौथा तो आपका कैंसिल हो गया। दूसरा, आप अपने भाषा पर ध्यान दीजिए, ये भी आप उसको नहीं कह सकते हैं। तो एक शिक्षक है और एक बच्चा उनके पास खड़ा है और वो बच्चा बोल रहा है उसका दादाजी आया है। तो टीचर क्या बोलेगा? अच्छा, उसके दादाजी आए हैं। इससे क्या होगा? बच्चा सीखेगा। ठीक है, बच्चा क्या सीखेगा कि सर हमारे ऐसे बोल रहे हैं, उनको इज्जत के साथ रिक्वेस्ट के फॉर्म में, अच्छा उनके दादाजी आए हैं, तो ये कहना क्या होगा? ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा। क्लियर हो गया? आइए प्रश्न क्रमांक 21 की ओर आगे बढ़ते हैं। 21 बोलता है, खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि मतलब होता है फीडबैक। ठीक है, फीडबैक उपलब्ध नहीं करा पाता है। बिल्कुल सही बात है, फीडबैक उपलब्ध नहीं करा पाता है। यह घटनाओं का सही वर्णन है। यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। ठीक है, इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर 2। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता है। तो घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं क्या है? यह फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार। अब देखिए, यहाँ पे एक टर्म है मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थी। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थी मतलब जहां डिफरेंट एज ग्रुप के स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए उनके किस ज्ञान का होना आवश्यक है? उनके अभिभावकों का व्यवसाय, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या विकासात्मक अवस्थाएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उनकी विकासात्मक अवस्थाओं का उनके टीचर को ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की ओर। प्रश्न क्रमांक 23 बोलता है, प्रतिभाशाली बच्चे बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। देखिए, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं किसी न किसी का थोड़ा बहुत गाइडलाइन हेल्प बच्चों को चाहिए ही होता है। तो बिना किसी की सहायता के थोड़ा सा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। हाँ, अपना अच्छा आउटपुट देते हैं, बात बिल्कुल सही है। सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। सामान्यतः अपने शिक्षक को पसंद नहीं करते हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट को हम नहीं लेंगे। तो प्रतिभाशाली बच्चे जो होंगे ऑप्शन नंबर 2, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। यह आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 24 की ओर आगे बढ़ते हैं। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? ठीक है, देखिए, विकास का सिद्धांत जो होता है ये सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। ध्यान रखिएगा, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं। विकास का सिद्धांत सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। विकास
क्रमबद्ध होता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होता है, इकट्ठा विकास नहीं हो जाता है, बच्चा इकट्ठा पैदा हुआ बड़ा नहीं हो जाता है, स्टेप बाय स्टेप बच्चा बड़ा होता है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे हम एक पौधा लगाते हैं, तो पौधा जो होता है पहले बिल्कुल छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, तो जो पौधे का विकास हुआ दोस्तों वो क्रमिक होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे ऑप्शन नंबर 1 बोलता है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, नहीं। विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, नहीं। विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। विकास को जो होता है दोस्तों वो सापेक्ष रूप से क्या होता है, क्रमिक होता है। इस प्रकार 24 का जो सही उत्तर हो गया वो क्या हो गया, 4। प्रश्न क्रमांक 25 की बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 25 बोलता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, मतलब जब आपका शिक्षा का अधिकार आया, राइट टू एजुकेशन 2009 आया अधिनियम, इसके बाद क्या हुआ, कक्षा कक्ष में बदलाव अप्रभावित हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार जब हमारा कानून बन गया तो ये अप्रभावित कैसे हो सकते हैं, ठीक है, पहले ही गलत हो गया ये। लिंग के अनुसार अधिक समझाती है, ये भी गलत है। आयु के अनुसार अधिक समझाती है और आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है। शिक्षा का अधिकार 2009 में सबसे खास बात क्या है कि ये आयु के अनुसार अधिक समझातीय है। समझातीय बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि अभी हमें देखिएगा किसी भी क्लास में जाएंगे तो उस क्लास ग्रुप का जो एज है, ठीक है, वो आपको सारे बच्चों का एक लमसम ऊपर नीचे लगभग एक ही मिलेगा। जैसे अगर मैं क्लास 5 की बात करूं तो क्लास 5 में आपको लगभग 10 साल 11 साल 10 साल 11 साल 10 साल 11 साल के ही सारे बच्चे आपको देखने को मिलते हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष के आयु के अनुसार अधिक समझाती है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 25 यहाँ पे आपका ये क्लियर होता है। 26 की बात करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, कहीं भी बाल केंद्रित शिक्षा की बात करेगा इसका उत्तर जॉन डीवी हो जाएगा, क्योंकि जॉन डीवी ने ही क्या किया है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है। जॉन डीवी एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जॉन डीवी एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही क्या किया है, आपके बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया गया है। किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 जॉन डीवी के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 27 देखते हैं। 27 दोस्तों, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ क्या है। एक्सेलरेशन मतलब देखिए, प्रतिभाशाली बच्चे वही बच्चे होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, जिनकी पढ़ाई अच्छी होगी, एकेडमिक्स मतलब वो ऑल राउंड सब तरह से वो अच्छे होंगे। तो ऐसे विद्यार्थियों का स्तर या ग्रेड वर्तमान स्तर से हम थोड़ा सा बढ़ा करके उनको प्रोन्नत कर दें, मतलब आगे बढ़ा दें, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना ही क्या होता है, एक्सेलरेट करना। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, जैसे हम गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए एक्सेलरेट करते हैं तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है, उसी प्रकार ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान ग्रेड से छोड़कर उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना ही क्या कहलाता है, आपका संवर्धन का अर्थ है। अगला है, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए। तो एकल सिंगल पेरेंट्स वाले बच्चों को पढ़ाते समय स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, एक शिक्षक जो होता है, एक बेस्ट टीचर जो होता है, वो कभी बच्चों में भेदभाव नहीं करता है, ना उनके लिंग, ना उनकी जाति, ना उनके रंग रूप, किसी भी प्रकार से एक अच्छा शिक्षक जो होगा वो भेदभाव नहीं करेगा और इन सारे चीज़ों को अनदेखा करने के बाद वो सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 29 की बात करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 29 कहता है दोस्तों, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना या शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए कोई भी ऐसी हम संकल्पना दे दें उनको, मौलिक नाटक लिखना उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। लास्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों आज के इस वीडियो का 30 नंबर, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। शल्य चिकित्सक, कवि, वाचक, राजनीतिक नेता। देखिए, शारीरिक गति, जिसके अंदर शारीरिक गति होगी मतलब वो अपने हाथ पैर को मूवमेंट करेगा। अगर वो चिकित्सक बनता है तो एक जगह बैठा रहेगा, बैठ करके ट्रीटमेंट करेगा या अपने पेशेंट से बात करेगा। राजनीतिक नेता रहेगा तो वो भी आपका शारीरिक गति उसमें नहीं आएगी। पर अगर हम कवि की बात करते हैं, अगर एक कवि खड़ा होकर कोई कविता पढ़ रहा है या
कुछ ऐसा बोल रहा है तो उसके हाथ पैर भी हिलते रहते हैं, उसकी गर्दन भी हिलती है, वो हंसता है, मुस्कुराता है, बोलता है, मतलब वो उसकी पूरी की पूरी बॉडी क्या होती है, गति में रहती है, ठीक है, गति में होती है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो सकता है वो कवि हो सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जितना अधिक से अधिक हो सके लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब मैं पूरे सीटेट होने तक आपको इसी प्रकार से पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराता रहूँगा। साथ ही साथ मैं आपको मैथ्स की वीडियोस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।